ने कहा कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को असली आज़ादी मिली है। जो 47 में आज़ादी मिली, क्या वो आज़ादी को नहीं मानते आप? हर घर उस चीज़ का गवाह है कि हर जगह धमाके होते थे, हर मकान, हर एक गली में हर मकान जलता था। हर जुमे के दिन एक जनाजा निकलता था और उस जनाजे के पीछे 10 लोगों के और जनाजे उठते थे। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि कश्मीर को फिर से जन्नत कश्मीर बनाएंगे और हमने वो प्रूव करके दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की हालात सुधर गई अब इंशाल्लाह। और माशाल्लाह नॉर्मल हालात है कि नहीं? बिल्कुल नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल। अगर नॉर्मल सी आई तो अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट से कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाएंगे हम रियासत का दर्जा वापस देंगे। तो वो चीज़ वापस क्यों नहीं आई? अगर वो वाला उनका बयान जो पूरा नहीं हो रहा है, आप पे फिर जम्मू कश्मीर के लोग आगे कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास की बात नहीं है, विश्वासघात हुआ कहाँ? स्टेटहुड का कहा है, उसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो उन्होंने कहा वो पत्थर की लकीर है और पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि भाजपा का ये है कि जब वो इलेक्शन करवाएंगे, अगर वो जीतते हैं मेजॉरिटी में तो रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, अगर नहीं जीतते हैं तो वो दिल्ली से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। हकीकत एक्सपर्ट से नहीं चलती, हकीकत पार्लियामेंट से ही चलेगी और जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है वही पूरा हो जाएगा और हमारी गवर्नमेंट कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसे नेता है जो ये कहते हैं कि 2024 में इलेक्शन होंगे और भाजपा के सीएम होंगे। इसका मतलब ये है कि 24 में या 24 के बाद अब इलेक्शन करवाएंगे। और एक साइड से आप कहते हैं कि ईसीआई ने कॉल देनी है, एक साइड से आपके ही जो लोग हैं वो इस तरह का बयान देते हैं। तो आपके मंत्रियों का माना जाए या ईसीआई का माना जाए? आपकी तमाम बीजेपी ने जितने भी कानून इम्प्लीमेंट किए 2019 के बाद, उसके बाद जो है या आपने जो वक्त अपने कामकाज किया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हमें आने दीजिए, जितने भी कानून इन्होंने इम्प्लीमेंट किए उनको दोबारा वापस लाएंगे और जो ये भाजपा के लोग हैं इनके एड्रेस यहाँ नहीं मिले। आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी और उस पॉलिटिकल पार्टी को आपने फिर बीजेपी के साथ मर्ज किया। क्या मजबूरी हुई कि आपने सोचा कि शायद मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जीत सकती हूँ या उतना मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आपने क्या ये रास्ता चुना कि बीजेपी के साथ मर्ज करनी है पॉलिटिकल पार्टी? 16 मार्च 2022 को आपको बहुत बड़ा तोहफा दिया गया सेंटर की तरफ से, आपको MOS रैंक भी दिया गया, चेयरपर्सन वगैरह बनाया गया। उसके बाद आप पे कई सारे एलिगेशंस लगे, बहुत सारे बीजेपी के ऐसे वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर से जिनको बनाया जाता था, लेकिन आपको ही क्यों चुना? उस पर भी आप पे बहुत सारे एलिगेशन लगे। आपको क्यों लगता है क्यों आपको ये मौका मिला, किसी और को क्यों नहीं? रमज़ान का टाइम था, उस टाइम जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई कि रोज़ा आज रखना है कल रखना है। उसको लेके आपने भी एक बयान दिया था कि रोयत हिलाल कमेटी अपनी बनाई जाएगी, हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं वक़्फ़ के पास, हम बहुत एडवांस हैं, हम अपनी मशीनरीज लाएंगे। उस पर कितना काम किया और वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? मेरे साथ हैं वक़्फ़ के चेयरपर्सन दरख्शाना अंद्राबी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले आपका हाल ही का एक बयान है, उससे मैं शुरुआत करूंगा, जब आपने कहा कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को असली आज़ादी मिली है। जो 47 में आज़ादी मिली, क्या वो आज़ादी को नहीं मानते आप? आज़ादी 47 में मिली हमारे भारत को, हिंदुस्तान को, और उसके साथ ही हम भी उसी आज़ादी को मनाते रहे 89 तक। और फिर कश्मीर एक चुंगल में फंस गया, जो सभी जानते हैं, क्योंकि हम छोटे थे काफ़ी और हमने फिर आज़ादी की सांस नहीं ली, क्योंकि आज़ाद तो मुल्क सारा हो गया था। धीरे धीरे जो हमारा बचपन था, 8th क्लास के स्टूडेंट थे उस टाइम पे, बचपन में ही हमने वो घुटन देखी, वो परेशानी देखी, सबों ने, सिर्फ हम ही उसमें शामिल नहीं हैं। कश्मीर की जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे साथी, हमने तो वही सितम देखा। वो 5 अगस्त तक चलता रहा, 19 तक। हम बाहर निकलते थे तो कैसे निकले, कॉलेज में हम पढ़ते तो कैसे पढ़ते, कितने बच्चे हमारे गए जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे साथी थे, वो हमारे सामने ही गोलियों के शिकार बनते गए, पथराव का शिकार बनते गए। बहुत सारे ऐसे हादसे। आपका मतलब ये है कि जो कश्मीर के हालात थी 5 अगस्त 2019 से पहले, उसके बाद जो हालात जम्मू कश्मीर में हुई, उसको आप आज़ादी मानते हैं? उसको हम अपनी आज़ादी मानते हैं कश्मीरी लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम इन 3 सालों में घर से बाहर आ गए हैं, हमारे स्कूल खुले हैं, हमारी हड़तालें ख़त्म हो गई,
इन 3 सालों में जो 35 साल का दर्द है वो ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन एक जब नया सूरज चढ़ता है, उगता है, तो रात को हम रात की सिहाई को भूल जाते हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल जो नेता है वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो भाजपा है जो नया जम्मू कश्मीर के दावे करती है, ये जस्ट एक स्लोगन है नई दिल्ली का, लेकिन असल में कश्मीर के लोग जो है वो महसूस कर रहे हैं कि वो प्रेशर, वो सिक्योरिटी फोर्सेस का हो, वो कोई और प्रेशर हो, जम्मू कश्मीर में कोई भी नॉर्मलसी नहीं है। जिस तरह आप लोगों ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर से जो दहशतगर्द इसको हटाएंगे हम, लेकिन उन्होंने ये हवाला दिया कि पुंछ में जो चीज़ें हुई वो हमने 5 अगस्त से पहले नहीं देखी थी। ये वाले अटैक्स पुंछ में इससे पहले नहीं थे। इनके दावे और वादे सब खोखले हैं। सही फरमा रहे हैं आप कि उन जो कह रहे हैं उनके वक्त में तो ये होता ही नहीं था, ऐसे नहीं होता था, क्योंकि पुंछ में एक वाक़ा हुआ, ये नज़र आया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब वो वाक़ात नहीं होते हैं जो 89 से 5 अगस्त 19 तक होते रहे, क्योंकि हर गली, हर कूचा, हर घर उस चीज़ का गवाह है कि हर जगह धमाके होते थे, हर मकान, हर एक गली में हर मकान जलता था, हर जुमे के दिन एक जनाजा निकलता था और उस जनाजे के पीछे 10 लोगों के और जनाजे उठते थे। ये तो वाकई सच है। वो कहते हैं कि अब अगर पुंछ में एक वाक़या हुआ तो वो तो कुदरती तौर पे एक ही वाक़या हुआ ना, एक दिन में हज़ारों वाक़या होते थे। 2010 को देखिए, 2016 को देखिए, 2008 को देखिए, 2002 को देखिए, 2005 को देखिए, किसको किसको गिनेंगे। जब सालों की बात आती है तो लाशें तो गिनते गिनते हमारे लोग थक गए। अब मुझे बताइए, क्या आपकी पॉलिटिकल पार्टी ही सच बोल रही है? क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की, वो नई दिल्ली में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो, वो कहीं और पे हो, जब भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है हम अटेंड करते हैं। तमाम जम्मू कश्मीर की जितनी भी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वहाँ पे होती है। एक साइड आप हैं, एक साइड वो हैं। सच्चे आप हैं या वो हैं? देखिए, सच तो हम हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ दीजिए, आप कश्मीर में हैं, अभी आप ज़िले डल में हैं और आप यहाँ के अवाम से पूछिए। पॉलिटिक्स जब हम करते रहे 89 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक, हमने पॉलिटिक्स लोगों की लाशों पे की, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने। अब हम लोगों की खुशियों की पॉलिटिक्स अगर चाहते हैं तो वो यही है 5 अगस्त के बाद जो आप कश्मीर देख रहे हैं। ये कश्मीर वो है जो 89 से पहले हुआ करता था। ये कश्मीर के लोग वो लोग हैं जो चाहते थे ये वो नॉर्मलसी, वो खुशियाँ वापस लौट के आए जो 89 से पहले के कश्मीर में हुआ करती थी। 35 साल बहुत एक अरसा होता है। जब इंसान अगर बच्चा होगा तो वो जवानी की तरफ जाएगा और उस हमारी ज़िंदगी ही रोंदी गई, जो ये जनरेशन थी हमारी ज़िंदगियां रोंदी गई इसी पॉलिटिक्स की बिना पे कि कश्मीर को जो स्लोगन्स दिए जाते थे वो तो हुआ नहीं। अब जो हुआ वो हमारे पॉलिटिशियंस से देखा नहीं जाता है। वो कहते हैं कि हम जो जुमा के दिन हड़ताल की कॉल देते थे उस पे 4 लाशें गिरती थी तो फिर हमें 8 दिन उस पे निकलते थे। अब वो कहाँ गया? क्योंकि वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उन्हीं से वो वोट बैंक उसी से बनाते थे, वही रोना वो आज भी रोते हैं। उनको खुशी कश्मीरियों की रास नहीं आती है। सिर्फ यही दलील है, यही दलाइल वो पेश नहीं कर पाते हैं कि आज आम कश्मीरी आवाम जो है दुकान खोलता है, स्कूल बच्चे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डेवलपमेंट में का काम चल रहा है, फॉरेनर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट्स आ रहे हैं। यही तो खुशी है, यही एक स्टेट को चाहिए, एक यूटी को चाहिए। ये है
ये हमारे दावे हैं, ये हम सच कह रहे हैं। हमने कहा था 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि कश्मीर को फिर से जन्नत कश्मीर बनाएंगे, और हमने वो प्रूव करके दिखाया। चलो ठीक है, G20 आपने कश्मीर में करवाया और सक्सेसफुली हो गया, लेकिन उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में बयान दिया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कहा कि इन्होंने G20 तो कराया लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, NSG गार्ड्स हैं, वो लगा के करवाया। इन्हें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन G20 के जो डेलीगेट्स हैं उनको गुलमर्ग पहुंचाते, वहाँ उनको हिम्मत नहीं हुई लेने की। क्या वजूहत थी? डेलीगेट्स आए थे एम्बेसडर्स बनकर, और यहाँ से भी वो पीस एम्बेसडर्स बनकर ही गए। उनका जो काम था उन्होंने वो किया। उन्होंने उनको जहाँ जहाँ जाना था, क्योंकि दिन कितने थे, गुलमर्ग का प्रोग्राम शालीमार में और लाल चौक में वो गए, और इतना पीसफुली पहली बार यहाँ पे प्रोग्राम है, और वो भी G20 का समिट। और जो हमें प्रेसिडेंसी मिली थी उसमें भी कश्मीर को चुना गया, ना कि जम्मू को चुना गया। बल्कि ये वाज़िया रहा कि अगर हम कहते कि ये जम्मू में हुआ, कि वो कहते फिर हाँ वहाँ तो नॉर्मल सी हुआ करती थी, लेकिन कश्मीर में हुआ वही जहाँ पे हमारी नेगेटिव बात आती थी, उन्हीं फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे खिलाफ आता था, वहाँ पे नहीं जाना है कश्मीर में। आज वहीं आप फॉरेन टूरिस्ट्स, उसके बाद ही आपने देखा कि वो नेगेटिविटी बाहर चली गई, ख़त्म हो गई। यहाँ पे लोग आए अच्छे तरीके से, G20 का समिट हुआ, यहाँ पे हमें खुशी हुई, और उसकी वजह से, उसकी बदौलत कश्मीर को बहुत बूस्ट मिला, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल के बल्कि इंटरनेशनल लेवल का जो बूस्ट मिला कश्मीर को, वो आज तक कभी इन 75 सालों में नहीं मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की हालात सुधर गई अब इंशाल्लाह, और माशाल्लाह नॉर्मल हालात है कि नहीं? बिल्कुल नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि जब 30 साल का एक जमूद होता है और उसको धीरे धीरे ही, तब भी आप देखिए अब्रप्टली नॉर्मलसी कैसे आई, ये बहुत बड़ी बात है। अगर नॉर्मलसी आई तो अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट से कहा था कि जब जम्मू कश्मीर में हालात सुधर जाएंगे हम रियासत का दर्जा वापस देंगे, तो वो चीज़ वापस क्यों नहीं आई? अगर वो वाला उनका बयान जो पूरा नहीं हो रहा है, आप पे फिर जम्मू कश्मीर के लोग आगे कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, विश्वास की बात नहीं है, विश्वासघात हुआ कहाँ पे? वो आपकी कमिटमेंट थी ना कि जब नॉर्मलसी आएगी जम्मू कश्मीर में। कमिटमेंट ये है कि नॉर्मलसी आएगी, कश्मीर की डेवलपमेंट होगी। अभी तो आपने कहा क्या नॉर्मलसी? मैं बता रही हूँ, आप मेरी बात बिल्कुल सुनिए। नॉर्मलसी आएगी, आई, डेवलपमेंट हो जाएगा, हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पहली बार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बड़ी बात है। रियासत का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? रियासत का दर्जा भी मिलेगा। ये किसने कहा कि नहीं मिलेगा? वही जैसे जिस तरह से हमारे होम मिनिस्टर ने बता दिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है। हम आपको ये भी बताते चले, जब हम यहाँ से एक पहली बार कश्मीर चैम्बर्स एंड कॉमर्स का डेलीगेशन लेके चले गए थे पार्लियामेंट में, हम गृह मंत्री जी के साथ बैठे, फिनांस मिनिस्टर साहब के पास बैठे। पहले उन्होंने, हमारे गृह मंत्री जी ने वहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि आप लोगों को हम तरक्की देंगे, आपकी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और आपको स्टेटहुड भी हम वापस देंगे। और ये हम मानते हैं, उन्होंने कहा था कश्मीर को हम जन्नत फिर से बनाएंगे, वो वादा पूरा हुआ। स्टेटहुड का कहा है, उसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो उन्होंने कहा वो पत्थर की लकीर है, और पत्थर की लकीर कभी मिटती नहीं है। एक और सवाल इसको लेके है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, वो ये कहते हैं कि भाजपा का ये है कि जब वो इलेक्शन करवाएंगे, अगर वो जीतते हैं मेजॉरिटी में तो रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, अगर नहीं जीतते हैं तो वो दिल्ली से कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अपनी बात तो रखेंगे जो उनको एनालाइज होता है, लेकिन हकीकत एक्सपर्ट से नहीं चलते, हकीकत पार्लियामेंट से ही चलेगी। और जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है वही पूरा हो जाएगा, और हमारी गवर्नमेंट कभी झूठ नहीं बोलती है, ये आप याद रखें। उन्होंने, सबों ने कहा था कि कश्मीर में कभी नॉर्मलसी नहीं आएगी, कहाँ होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन जो
पॉसिबल है, हमें उसको वालिहाना तरीके से वेलकम करना चाहिए। और अगला सेटअप जो कहा है उन्होंने कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, वो इंशाल्लाह कश्मीर को मिलेगी। अगला सवाल जो है वो इलेक्शंस को लेके, आप उसको लेके कहेंगे कि वो कॉल ईसीआई ने देनी है, लेकिन आपके कोई कुछ ऐसे नेता है जो ये कहते हैं कि 2024 में इलेक्शन होंगे और भाजपा के सीएम होंगे। इसका मतलब ये है कि 24 में या 24 के बाद अब इलेक्शन करवाएंगे। और एक साइड से आप कहते हैं कि ईसीआई ने कॉल देनी है, एक साइड से आपके ही जो लोग हैं वो इस तरह का बयान देते हैं। तो आपके मंत्रियों का माना जाए या ईसीआई का माना जाए? देखिए, जो सही बात होनी चाहिए वो यही है कि जब अभी यूएलबीज के इलेक्शंस होने हैं, अभी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने हैं, और हमारा जो सारा मसला जो भी इसी को देखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो देखेंगे। तो हमारी पार्टी ने कब कहा इलेक्शन नहीं होंगे? हम ही हैं जिन्होंने यहाँ पे पंचायत राज को नाफिज किया, और वो भी 3 टायर में। अगर हम पीछे हटते तो ये पॉसिबल नहीं था। पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए और अभी इंशाअल्लाह रहमान आप देखिए इसके सारे इलेक्शंस होंगे कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का जो असल में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमारा मुल्क पहले नंबर पे है, और उस डेमोक्रेसी को कोई भी जुटला नहीं सकता है और उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता। रही बात जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनका ये दायित्व है, बनता है कि वो जो ही कॉल देंगे, अभी वो यूएलबी पंचायत वगैरह का कॉल देंगे तो कौन होगा जो कहेगा नहीं? हम तो पहले हमारी पार्टी महसूसा में आपको बताऊंगी, हमारी पार्टी जो है एक तो नेशनल पार्टी है और दूसरी हमारी पार्टी है कैडर बेस्ड पार्टी। हम 24x तैयार होते हैं हमारे लोग कि हमें जो काम दिया जाएगा। अभी आप कहेंगे कि इलेक्शन के लिए तैयार होना है तो हमारा एक एक कार्यकर्ता काम के लिए तैयार, हम तो बिल्कुल हफ्ते में हमें 7 दिन होते हैं, 7 दिन हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, वो भी फील्ड में। तो इसलिए भाजपा जैसी पार्टी को ये नहीं रहता है कि हमें अगर ऐसे इलेक्शंस का अभी बोलेंगे तो अभी बिगुल बज जाएगा, आप देखेंगे हम तैयार हैं। बट ये दायित्व, ये अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। अब आपको लेके सवाल है कि आपके पीछे थोड़ा चलते हैं, आपकी ज़िंदगी में आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी और उस पॉलिटिकल पार्टी को आपने फिर बीजेपी के साथ मर्ज किया। क्या मजबूरी हुई कि आपने सोचा कि शायद मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जीत सकती हूँ या उतना मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आपने क्या ये रास्ता चुना कि बीजेपी के साथ मर्ज करनी पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, आई वॉज ओनली 22 years old एट दैट टाइम जब मैंने अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी को सोच भी नहीं थी, क्योंकि हम तो किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं है, एक साधारण घराने से हैं हम। और हाँ, इतना है कि हम बचपन से ही पॉलिटिक्स में रहे, चाहे कॉलेज रहा, चाहे स्कूल रहा, चाहे यूनिवर्सिटी रही, हमने हमेशा पॉलिटिकल माइंड ही हम उसी से ग्रो हो गए। लेकिन फिर हमने जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उसमें ये रहा कि हमने कोशिश की, कभी हमने सोचा ही नहीं, तब तो एनसी की गवर्नमेंट थी, पीडीपी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो हमने कभी नहीं सोचा हम इन पार्टी की तरफ जाएं, क्योंकि हमारा स्लोगन हमारा यहाँ को स्लोगन पहला ही था, हम हिंदुस्तान से हैं और हिंदुस्तान हमसे हैं। और हमारा यही था जो आप आज देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हम तब भी बोलते थे और तब भी हमारा यही स्लोगन था। और ये कोई छोटी बात नहीं, हमने 12 साल अकेले में पार्टी चलाई, 22 कैंडिडेट हमने 2008 में उठाए, जिसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि ये छुपी बात नहीं होती है, करना से हमारा कैंडिडेट था जावेद मिर्चाल, जो 235 वोटों से हारा और फिर वो पीडीपी में गया, फिर वो वहाँ से एमएलसी बना। और मैंने 22 कैंडिडेट जो हमने उठाए थे अकेले, मैं उस वक्त भी कैंपेनिंग कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आपको पता है जो आज हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ कहती हैं कि हमारे साथ सौतेली माँ का ये सलूक, हाँ, बट ये है कि हम जानते हैं, हम इसी धरती के इसी मिट्टी में पले हुए हैं, हमने देखा है कि हमारे साथ क्या सलूक होता था
हमें किस कदर अज़ियत दी जाती थी, हमें किस कदर परेशान किया जाता था, क्योंकि हमारी गलती उन लोगों की नज़र में ये थी कि हम तिरंगा लेकर उस वक्त भी थे, हम मुखालिफ वेव में चलते थे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, तिरंगा लेकर निकलते थे और उनकी बात हमने कभी नहीं की। जो वो करते थे, ड्यूअल पॉलिसी इख्तियार करे हुए थे वो, हमने वो ड्यूअल पॉलिसी न तब इख्तियार की, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, ना ही घर से कोई पॉलिटिक्स हमने देखी थी, लेकिन तब भी हमने हिंदुस्तान जिंदाबाद किया और वही करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब 2014 में हम तो नेशनल लेवल के लीडर्स से मिले, हमें लगा कि वाकई में ये नेशनल पार्टी है, ये वही चाहते हैं जो हमारे दिल में है, जो हम चाहते हैं कश्मीर में अमन आना चाहिए, तबाही ख़त्म होनी चाहिए, हमारे ये कब्रिस्तान जो भरे जाते हैं, हमें नौजवानों से प्यार था, हमें अपनी जनरेशन से प्यार है, हमें अपने लोगों से मोहब्बत है। हम थोड़ी ये चाहेंगे कि हमारे नौजवानों को जीने के बजाय आप कब्रिस्तानों में पहुंचा रहे हैं। हर रोज़ हमारा मकान जल रहा है, हर रोज़ हमारी माँ बहनें मर रही हैं, क्यों? तो हमें लगा जो मोदी जी ने उस वक्त, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्लोगन दिया कि हम कश्मीर को इस मुसीबत से आज़ाद करेंगे, तो हमें लगा कि हमें इस मिशन के साथ चलना चाहिए ताकि हमारा कश्मीर इस मुसीबत से आज़ाद हो जाए। अल्लाह का करना था, हम उस मुसीबत से आज़ाद हो गए। उसके बाद 16 मार्च 2022 को आपको बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया गया सेंटर की तरफ से, आपको MOS रैंक भी दिया गया, चेयरपर्सन वगैरह बनाया गया। उसके बाद आप पे कई सारे एलिगेशंस लगे, बहुत सारे बीजेपी के ऐसे वर्कर्स हैं जम्मू कश्मीर से जिनको बनाया जाता था, लेकिन आपको ही क्यों चुना, उस पर भी आप पे बहुत सारे एलिगेशन लगे। आपको क्यों लगता है क्यों आपको ही ये मौका मिला, किसी और को क्यों नहीं मिला? देखिए, ये सवाल तो बहुत अच्छा भी हमें लग रहा है कि अगर ये एलिगेशन है कि हमें क्यों बनाया गया, तो पहले मुझे रब से पूछना पड़ेगा कि मुझे क्यों इस दुनिया में बनाया, तो और भी लोग थे उनको क्यों नहीं बनाया। तो इसी तरह से मुझे अपने प्रधानमंत्री जी से और अपने गृह मंत्री जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर जो है वक्फ का जो निकला वो गृह मंत्रालय से निकला और गृह मंत्रालय से ही गृह मंत्री जी ने निकाला। और अपनी पार्टी से भी पूछना पड़ेगा कि आप लोगों ने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि खुद से तो पता नहीं है मुझे क्यों चुना गया। मुझे तो ये मालूम है कि मैं पार्टी के लिए काम कर रही हूँ, मैं लोगों के लिए काम कर रही हूँ और मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, अदना से कार्यकर्ता हूँ, और जो मुझे काम दिया जाएगा मैं वो ईमानदारी से करूँगी। मुझे इतना ही मालूम है, लेकिन इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ मुझे क्यों बनाया गया। मैं ये कह सकती हूँ कि एक कार्यकर्ता को जो आप काम देंगे, मेरे जैसे कार्यकर्ता, वो ना मैं कभी ना नहीं करूँगी। आप चाहे अभी बोलेंगे कि हिमालय में चढ़ना है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं चढ़ पाऊंगी, मैं कोशिश करूँगी, मे बी मैं उसमें कामयाब हो गई। अब मुझे बताइए कि आपके जब वक़्फ का चेयरपर्सन बनाया गया और उस टाइम का वक़्फ जो था वो बड़ा अनमैनेज वक़्फ था, उसके बाद जब आपने मैनेज करना शुरू किया, क्या प्रॉब्लम्स आई स्टार्टिंग फेज में, जब आप ऐसे जगह गए जिसको किसी ने मैनेज ही नहीं किया था, आपने वहाँ पे कदम रखा और ऐसा प्रोजेक्ट दिया, ऐसा असाइनमेंट दिया, किस तरह लिया आपने और कैसे मैनेज किया उस चीज़ को आपने? देखिए, जो इस तरह से रहता है कि अगर स्मूथ सारा रहे मसूद साहब, तो फिर उसमें काम करने में मज़ा भी नहीं आता। तो आज मुझसे आप सवाल भी नहीं पूछते। अच्छा लगता है कि ये मैनेजड नहीं था, बहुत हैफज़र्ड मामला था, बड़ी परेशानियां थी हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा और अपनी पार्टी का साथ रहा, तमाम LG एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने लोगों का, खासकर यहाँ पे 80% लोगों ने मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों ने साथ दिया कि जब हमने ऐसे कठिन फ़ैसले लिए जो शायद गुमा में भी नहीं थे किसी के, उसमें हमें अपने लोगों ने साथ दिया और मीडिया ने साथ दिया। ये हम वाज़िह तौर पे कहना चाहते हैं। पार्टी का आशीर्वाद था, पार्टी के लोगों का, हायर अथॉरिटीज़ का, LG एडमिनिस्ट्रेशन का और फिर मीडिया का, जिसने इस चीज़ को जो ही हमने किया, तो वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मीडिया ने पॉजिटिव वे में हमारी बात लोगों तक पहुंचाई और लोगों ने 80% लोगों ने फिर हमें आशीर्वाद दिया। अल्लाह का करम रहा और हम उस
अनमैनेज्ड जो मैनर था उसको मैनेज करने में कामयाब थोड़े से हो गए। अभी हम पूरे मुतमईन नहीं। अब मुझे ये बताइए कि वक़्फ़ की लगभग शायद 32,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में। क्या उन प्रॉपर्टीज में पहले से जियो टैगिंग था किया हुआ या आपने स्टार्ट किया था जियो टैग करना? देखिए, जियो टैगिंग हमारी गवर्नमेंट ने ही स्टार्ट किया व्हेन आई वाज देयर इन दिल्ली। तो फिर अनमैनेज्ड सा था सारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ही हम आए 1 साल में हम नंबर 1 पे हैं इंडिया में। अब मुझे बताइए कि जब जम्मू कश्मीर का जो वक़्फ़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अलग अलग जगहों पे थी, कोई नाम पता नहीं था उसका। आप जब वक़्फ़ में आपने संभाला उसके बाद आपने कितना जो रेंट था वक़्फ़ का या जो आउटस्टैंडिंग थी कितनी आपने उनसे? देखिए, जैसे हम आए थे तो हमारी ट्रेजरी में उस वक्त मुलाजमों के लिए तनख्वाहें भी नहीं थे। ये सारा ओपन है, कोई टकी छुपी बात नहीं है। हम लोन पे उतर आए थे और ये भी था कि दुकानदार जो हमारे हैं, क्योंकि हमारे एसेट भी हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं हमारे पास वो किराया कुछ था नहीं। जबकि पहली गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि इनका असेसमेंट करने, वो फिर फेल हो गया था बिकॉज़ वो पॉलिटिक्स की नज़र हो गया था। लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारी चीज़ें हम मैनेज करें। उसमें पहले लोगों का रोष रहा, पॉलिटिक्स बीच में आई, आपने देखा होगा। बयानबाजी हमारे खिलाफ होती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम ये कहेंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पार्टी मजबूत रही। कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये, हाँ अलबत्ता ये कहते रहे कि अच्छा करना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारा है, लोगों का है, ये इसमें कोई कोताही आपको नहीं करनी है। हम सबों का लोगों का साथ रहा, बट इंटरफेरेंस कहीं नहीं रही। जैसे बाकी टाइम पे पॉलिटिक्स का हाथ रहा है वक़्फ़ में, वो नहीं रही। अगर वो रहा होता तो हम आज आपके सामने बैठने के लायक ही नहीं होता, हमारे पास कोई डाटा ही नहीं होता। अब मुझे बताइए कि आपके पास कोई केस ऐसे आया कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ को लोगों ने अपना बिजनेस समझ के और आगे चलाया, जैसे जिन्होंने लीज पे लिया उन्होंने आगे सबलेट पे किसी और को दे दिया? बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जबकि वक़्फ़ में ऐसा रूल नहीं है कि आप हमसे ले लें तो आप सेकंड पार्टी को खुद से दे दें। वो तो बहुत सारी जगहों पे हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, नॉट ओनली इन कश्मीर। बट अभी जो हमारा रूल है, अभी उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो है नहीं, कोशिश बहुत पहले 6 महीने पहले। अब तो एक्शंस है जो उन्होंने किया है, या तो मानो आपने ली है मेरे से, आपके नाम पे चल रहे हैं। यहाँ पे तो इतना है कि जो स्वर्ग सुधार गया है, जैसे जम्मू में कुछ लोग स्वर्ग गए हैं तो यहाँ कुछ जन्नत में चले गए हैं, तो हम अभी उन्हीं की रसीद पिछले साल तक ले रहे थे, उन्हीं के नामों पे। यहाँ पे ऐसे खानदान है जिनके पास, खानदानों के पास वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसी पे किराया या बिजनेस चला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे ऐसे लोग भी थे अभी भी कुछ है जिन्होंने हमारी दुकान ली है, वो दादा के नाम पे थी, फिर नाना के नाम पे थी, फिर उन्होंने किराए पे भी चढ़ाई, वहाँ से वो 20-30 हज़ार लेते थे और हमें 500 हाथ में थमा देते थे। हमने रोक लगा दी, अभी वो कोर्ट में भी चले गए। लेकिन मैं ऑनरेबल जुडिशरी का थैंक्स कहती हूँ आपके ज़रिए से कि उन्होंने आज पहली बार वक़्फ़ को वक़ार दिया। अब मुझे बताइए कि जो वक़्फ़ की ज़मीनें हैं, क्या ये जो नॉन मुस्लिम वो एलिजिबल हैं वो ज़मीनें बाई करने के लिए, खरीदने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ तो ऐसा जम्मू में हुआ है कि जो प्लॉट्स हैं वो किसी नॉन मुस्लिम ने लिए हुए हैं? देखिए, वो बेनिफिशरीज, हमारा कानून जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट जो है हमारे, उसमें हम नॉन बेनिफिशरीज को कतन नहीं दे सकते। उसमें ये है कि आप मंदिर की ज़मीन किसी नॉन बेनिफिशरी को नहीं दे सकते, गुरुद्वारा साहब की ज़मीन किसी नॉन बेनिफिशरी को नहीं, वो तो सिख फैमिली को ही या सिख मजहब, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया कि ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने आपको कहा? ऐसे हुआ है, हमारा वो चल रहा है। लेकिन अब हमारा इतना ही है, जम्मू में ऐसा कुछ हुआ है या कहीं कहीं हम नाम ये करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि अब अगर कोई 75 साल से बस रहा है वहाँ पे, अब हम उसको बिल्डोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये भी बात है। पहले तो करेंगे आप?
उनके लिए हमने, देखिए उन्होंने पहले वो, अब उन्होंने उस वक्त बेनिफिशरी के नाम पे लिया है, मतलब आपके नाम पे लिया है। फिर हमने तो वाकफ ने डायरेक्टली नहीं दिया है, वो भी जो हमारे पास है डाटा सबलेट करके ले लिया, उन्होंने सबलेट किया है, यानी मसूद साहब ने लिया है तो फिर सबलेट किया है। तो वक्फ की उसमें कोई गलती नहीं रही है, जो हमारे ऑफिसर्स रहे हैं उस वक्त भी। देखिए ना, अब हम कहेंगे कि नहीं ये गलत, बट गलत हुआ है किससे, आपने, फिर उन्होंने देखा नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन असल में जो हमारा कानून है वो सिर्फ बेनिफिशरी का है। आपने जब कश्मीर में एक स्टेप लिया कि जो ज़ियारतों पे न्याज आता है वो बड़ी अनमैनेज्ड वे में आता था, उसको आपने मैनेज किया, उसके बाद आप पे कई सारे तंज कसे गए, उसके बाद जब आपने इसको मैनेज किया, क्या फ़ायदा हुआ उसके बाद आपको? बिल्कुल, आप अगर 2-3 दिन यहाँ पे हैं, मुझे भी मौका मिलेगा, आप आ जाएंगे आज दरगाहों पे, जहाँ पे आपको वो जैसे ड्रग मैनिक हमारा चलता है, यहाँ पे कहीं पे भी वो कितना दुख देता है, या कहीं पे भी अफरा तफरी होती कितना दुख देता है। ऐसे ही हमारी दरगाहों पे ज़ियारतों पे लोग होते थे, वो जो जिनको दरगाहों से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था, वहाँ पे वो सेल्फ स्टाइल्ड मुजाविर्स बैठे हुए थे। उसको उस चीज़ को हटाने में हमें तनकीद का भी सामना करना पड़ा और बहुत झेलना भी पड़ा, लेकिन जब आपको कुछ अच्छा करना है, आपको अगली पीढ़ी को अच्छा देना है, तो आपको ये सहना पड़ता है। उसका आउटकम क्या निकला? उसका ये निकला कि आज जो नज़रो नियाज आता है वहाँ पे, उसी से हमारे दरगाहों का काम होता है। अब मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर में खासकर इतनी सारी ज़ियारतें हैं, अगर आप चाहें तो उनका जो नियाज आता है उनसे आप कोई अच्छा सा वक़फ़ की तरफ से हॉस्टल बना सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जहाँ से लोग तालीम हासिल कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई आपने एक्शन प्लान बनाया है कि बिल्कुल, हमारे स्कूल चल रहे हैं, 16 स्कूल्स कश्मीर में जो वक्फ के हायर सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ मैं, चल रहे थे, जो बंद करने के दहाने पे पहुंच गए थे। बिल्कुल हमने बंद करने थे, क्लोज़ करने थे, क्योंकि हमारे पास पैसा अब नहीं था। हमारे पास अब बच्चों, आपने देखा पोजीशन होल्डर्स इसी साल निकल गए, क्योंकि हमने एजुकेशन की, एक तो हमने सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आराइज की, लॉन्च किया, इसको इम्प्लीमेंट किया अपने स्कूलों में, और दूसरा हमने जो हमारे नज़रो नियाज से पैसा आता है, क्योंकि स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो तो मुफ्त पढ़ाएंगे नहीं, उनकी हमें सैलरी देनी है, और यहाँ पे सैलरीज़ भी अच्छी देनी है, तभी वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और बच्चों की फ़ीस जो है बहुत ही मिनिमम फ़ीस है, कुछ भी मतलब है नहीं। वक्फ वो स्कूल चलाते हैं, और हमने आते ही कहा था हम एक हॉस्पिटल बनाएंगे, उसमें आपको बेहतर मालूम है बहुत पॉलिटिक्स। आपको लगता है कि इससे पहले जो वक़फ़ साइन मैनेज, उसमें बहुत सारे स्कैम्स थे, और उन स्कैमों से जो है अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुंचाया गया, अपने जो ख़ास लोग थे उनको फ़ायदा पहुंचाया गया, और जो असल में बेनिफिशियरी उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा था? देखिए, अब हमने पहले भी बोला है, और हमने जब से आए हैं स्कैम्स तो हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे काम करने आए हैं। अब उसमें हमारा वक्त ज़ाया हो जाता गड़े मुर्दे उखाड़ने में। हम चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें अपना टाइम सर्व करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पॉजिटिविटी में वक्फ को एक लाइन दे। अब जो ये कहेंगे कि हमने पिछला ही घोटाला निकालना है, तो हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है कि वो करेंगे। उस पर भी हम काम कर ही रहे हैं, जो हमने कहा है कि वाइट पेपर लाएंगे, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना है, ना ही हम किसी की टोपी उछालने आए हैं। हम वक्फ को एक सिमत देने आए हैं, ताकि वक्त में ऐसे रूल्स बने, रेगुलेशन बने, क्योंकि ये ज़ियारत गाहें हैं, ये वक्फ हमारे पास अमानत है। इसने सूफीज़म और कश्मीर में अमन और तरक्की लाई है। जो ये दरगाहें हैं, जो सूफीज़म और सूफीज़म का ये कल्चर है, ये हमारे पास वाकई में हमारे बुज़ुर्गों की देन है, ये अमानत है। इसकी खयानत होती रही है, हम उस खयानत से अब बचना चाहते हैं, और जो वाकई में वक्फ का काम है। देखिए, हमारी लैंड का अगर ऑक्शन आज की डेट में होता है,
उसमें प्रीमियम हम लेते हैं, बाज़ाब्ता एक रेंट डीड होती है ताकि उनको दिया जाए। जो आज हमारे सामने ये ना आए कि मैं जी आपको 10 लाख देता हूँ, जब हम प्रीमियम की बात करेंगे कहीं से भी उधार लाएगा वो, लेकिन जब फिर अब हमारी रैकरिंग चलेगी क्योंकि हम उसको ज़मीन देंगे, फिर वो हमें रेंट देगा, बट रेंट के वक्त वो फिर वही ब्लैक लिस्ट वाली जो बैंक से लोन लेते हैं, फिर वो वही बैंक की सकत है, वो कर सकता है लेकिन वक्फ की नहीं। आज हम उसी को देंगे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही होगा, जो वाकई में हमारे जाने के बाद भी वक्फ को फ़ायदा मिलेगा। आपका जवाब सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ये कहते हैं कि कब तक भाजपा जो घोटाले गिनेगी, कब तक 70 साल गिनेगी। आज आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कब तक हम पिछले स्कैम्स गिने, हमारे पास वक्त नहीं काम करेंगे, हम काम करेंगे। लेकिन अगला सवाल ये है कि आपने जब किश्तवाड़ गए, आप वहाँ पे जो ज़ियारत है वो ज़्यादा अनमैनेज ज़ियारत थी, उसको आपने मैनेज करना किया, और वहाँ पे कुछ ख़ानदानी लोग जो है वो राज कर रहे थे। आपने जब उसको मैनेज किया, कितना मुश्किल आया, कितना मुश्किल था वो मैनेज करना? पहले बड़ा मुश्किल था, क्योंकि आज तक उस दरगाह की उन दरगाहों की वो एक नहीं है, उन दरगाहों की हिस्ट्री एक रही है, क्योंकि वो जो ख़ानदानी उनकी विरासत भी है, वो हम यहाँ कहना भी चाहेंगे कि वो सजादा नशीन है वहाँ के, और उनकी वो ज़मीन असल में जो देखा जाए उनकी ज़मीन कुछ अपनी मिल्कियत भी है वहाँ पे, जो वक़्फ़ उस वक़्त अनमैनेज हो गया है वो। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अब हमने उनके साथ 78 में वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद से आप देखिए अभी तक 55 लगभग 50 इयर्स तो हो ही गए। उसके बाद से हमने उनके साथ पहले 3rd बोर्ड मीटिंग में ही एक फ़ैसला लिया था, वो चलते 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 अब हो गया, और उनके साथ फैसला, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन अब अच्छे लोग को बुरा भी कहेंगे तो वो इसलिए कहेंगे क्योंकि आप यहाँ से कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सारे चीफ मिनिस्टर्स वक्त के उनके साथ बैठे हैं, पॉसिबल नहीं हुआ है, वो अदालतों में गए, नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया हमारे साथ उनका बहुत अच्छे माहौल में वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। अब वो दरगाहें आपको दिखेंगी अच्छे से मैनेज होते हुए, आप वहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे, जो हमारे वहाँ पे ऑफिसर्स भी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आप देखेंगे कि एक किश्तवाड़ की जो वो दरगाहें हैं वो सबसे बेस्ट होंगी, और लोग जो वहाँ आस्था से जाते हैं, अकीदे से जाते हैं, उनको भी अब बहुत अच्छा माहौल मिलेगा वहाँ पे, और सब मैनेज होगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्द आपको साथ ले लूँगी। एक और सवाल ये है कि जब रमज़ान का टाइम था, उस टाइम जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई कि रोज़ा आज रखना है, कल रखना है। उसको लेके आपने भी एक बयान दिया था कि रोयत हिलाल कमेटी अपनी बनाई जाएगी, हमारे पास बहुत सारे वसाइल हैं वक़्फ़ के पास, हम बहुत एडवांस हैं, हम अपनी मशीनरीज लाएंगे। उस पर कितना काम किया और वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? अल्हम्दुलिल्लाह उस पर तो उसी दिन से हमने काम शुरू किया, क्योंकि देखिए हमारे पास वक्फ़ डिपार्टमेंट है। बहुत सारों ने उस पर तनकीद भी किया था, अब वक्फ़ ये भी करेगा, अब वक्फ़ वो भी, लेकिन उनको पता होना चाहिए एक डिपार्टमेंट बनता है और उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें ये भी आता है कि हम शरई तौर पे जो इसका बोर्ड बनेगा, उस वक्त तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई, फिर हमारे बहुत सारे मुफ्ती साहिबान भी सामने आए, नहीं जी इनको क्या है वक्फ बोर्ड को। असल में हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम खुद कुछ नहीं करते हैं, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब थोड़ा सा विस्तार के साथ देना चाहूँगी कि जब हम कुछ कर नहीं पाते हैं, जैसे हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, हम सिर्फ टीवी, इंटरनेट या किसी और से सुनते हैं आज ईद है या कल है, आज रोज़ा रखना है या कल रखना है, तो ये हम दूसरे की आंखों से देखते हैं और अपनी ज़ुबान से हम बोलते हैं। ये अब ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है। हम चाहते हैं कि एडवांस दुनिया में हम शरई तौर पे इस्लामिक तरीके से जो सही होगा वही करें, इसीलिए हम रोयत हिलाल कमेटी बनाना चाहते हैं, ताकि
अगली बार ऐसी नौबत ना आए कि हम रोज़ा रखना भी चाहे तो नहीं रख सकते हैं, तो ईद मनाना भी चाहे तो नहीं मना सकते। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। क्या इस रमज़ान तक ये कंप्लीट होगा आपका प्रोजेक्ट? देखिए इंशाअल्लाह रहमान, आप देख लीजिए, आप तो उसी वक्त साथ होंगे ना, तो तभी वाकई में लोगों को भी मज़ा आएगा कि वक्फ बोर्ड को वसी होना पड़ेगा। 16 तारीख को आप जब वक़्फ़ के चेयरपर्सन बने और 17 तारीख को एक बहुत बड़े अखबार ने छापा, ये कहा कि अब बीजेपी जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वक़्फ़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहती है। इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए अब अखबार में कौन लिख रहा है और कौन कॉरेस्पॉन्डेंट है और कौन किसका दिमाग चल रहा है, वो पहले देखना है। अखबार तो छापता है, लेकिन उसमें दिमाग कौन काम कर रहा है? क्या वो उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है जिसने कभी दरगाहों को माना नहीं है, या वो उस आइडियोलॉजी का बंदा है जिसने हमेशा कश्मीर को कब्रिस्तानों की नज़र से देखा है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऑथर्स रहे हैं, ऐसे जो कॉलम्स लिखते हैं वो रहे हैं। हम उस चीज़ को देखें तो ज़्यादा बेहतर है। किसने क्या लिखा, वो बंदा कौन है, उसकी आइडियोलॉजी को चेक किया जाए, क्योंकि जो उन्होंने उस वक़्त लिखा वो तो कहीं पे दर्शाया नहीं गया, उसका उलट है, इसलिए वो कोई नेगेटिव बंदा होगा जिसने लिखा होगा। आपकी तमाम बीजेपी ने जितने भी कानून इम्प्लीमेंट किए 2019 के बाद, उसके बाद जो है, या आपने जो वक़्फ़ में कामकाज किया, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस किया, उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि हमें आने दीजिए, जितने भी कानून इन्होंने इम्प्लीमेंट किए उनको दोबारा वापस लाएंगे, और जो ये भाजपा के लोग हैं इनके एड्रेस यहाँ नहीं मिलेंगे। देखिए उमर साहब क्या कहते हैं, कब आएंगे, वो रहे हैं ना 70 साल। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने किसी को आने नहीं दिया ना कभी। अब जब ये आएंगी तब देखा जाएगा, उससे पहले जवाब देना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हुआ ना कि जब आएंगे, जब देखेंगे, तब हम भी होंगे, वो भी होंगे, फिर देखते हैं कौन क्या बदलता है। अभी पहले से जवाब देना ज़रा ठीक नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे वक़्फ़ के चेयरपर्सन डॉक्टर दर्शना अंद्राबी। क्या कुछ सवालात थे और क्या कुछ जवाब इन्होंने दिए, आपकी क्या राय है, वक़्फ़ बोर्ड किस तरह काम करता है, और जो डॉक्टर दर्शना अंद्राबी है किस तरह का काम कर रहे हैं, और क्या आप लोग आगे इन्हें सपोर्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।